तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे यूनिट 4 का पार्ट 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटेन एक देश कैसे बना उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, द मॉडल ऑफ अ नेशन or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain। बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना था कि नेशन स्टेट या नेशन कैसा होना चाहिए, तो लोग कहना था कि ग्रेट ब्रिटेन जैसा होना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन के जैसा नेशन या नेशन स्टेट होना चाहिए। फिर आगे इसमें लिखा है इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन। मतलब ब्रिटेन जो नेशन स्टेट बना उसका निर्माण वो अचानक से कोई क्रांति, कोई रिवॉल्यूशन से नहीं बना। वो धीरे धीरे एक प्रोसेस चलता रहा, उससे बना। बोला जाता है इसके बारे में, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। मतलब इसमें बहुत लंबा समय लगा, धीरे धीरे करके ये बना। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन, 18th सेंचुरी में कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। 18th सेंचुरी में बोलता है कोई भी 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। उसके बाद दिया है द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइलैंड्स का मतलब हो गया यहाँ पे आइलैंड्स वेयर इथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। मतलब अब हम कहते हैं ब्रिटिश का पहचान कैसे होता था। जो ब्रिटिश था एक एरिया में ब्रिटिश कुछ लोग रहता उसको ब्रिटिश कहते थे, लेकिन किस एरिया के लोग को ब्रिटिश कहते थे? जो वेल्स थे, जो स्कॉट्स थे, जो आयरिश थे, जो इंग्लिश थे, उनको ब्रिटिश कहा जाने लगा। मतलब ब्रिटिश किसको कहा जाने लगा? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश को। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है people residing in British Isles were mainly English, Wales, Scot and Irish. These ethnic groups had distinct political and social traditional। ये जो थे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉटिश, इसका अपना अलग डिस्टिंक्ट था, अलग पॉलिटिकल और सोशल ट्रेडिशन था, लेकिन इन लोग को कहा जाता था ब्रिटिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज द रिजल्ट, इसमें से अब हम नोट्स में से देखते हैं। एज द इंग्लिश नेशन ग्रो इन वेल्थ एंड पावर। क्या बोला रहा है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ब्रिटिश के पास, इंग्लिश नेशन के पास ना पैसे का कोई कमी था, ना ही पावर का कोई कमी था। इसके कारण वो क्या किया, अपने आसपास का जो अदर आइलैंड था उस पर भी रूल करना शुरू कर दिया। इसके कारण वो क्या किया, अपने आसपास के अदर आइलैंड पे भी शुरू कर दिया। उसके बाद दिया है इसमें In 1688, the English Parliament seized power from the monarchy। 1688 में क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो मोनार्की का पावर सीज कर लिया। मतलब इंग्लिश पार्लियामेंट बोला अब मोनार्की रूल नहीं करेगा, मोनार्की के पास कोई पावर नहीं होगा। द पार्लियामेंट पास्ड द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक एक्ट पास किया गया, जिसको कि द पार्लियामेंट पास द एक्ट ऑफ यूनियन, जिसको कहा जाता था एक्ट ऑफ यूनियन। पार्लियामेंट पास किया, इंग्लिश पार्लियामेंट जो था एक एक्ट पास किया, इसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसमें क्या था, बाय विच इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड वेयर यूनिफाइड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों को मिला के बना दिया गया एक कंट्री, जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यूनियन एक्ट ऑफ यूनियन में एक्ट ऑफ यूनियन के मुताबिक इंग्लैंड और स्कॉटलैंड अब एक देश रहा, जिसको एक ही रहा। अब उसको कहा जाता था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर आगे दिया है फिर इसमें आगे दिया है कि द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश। ये सब मेन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें भी है, ये सब मेन है, सब चीज इसमें से आपको मिलेगा। जो भी हम बोल रहे हैं सब चीज़ वहाँ पे है, इसलिए कोई टेंशन वाला बात नहीं। कोई टेंशन मत लीजिएगा कि हम इससे पढ़ रहे हैं, इससे समझा रहे हैं तो इसमें से नहीं, बुक से नहीं हुआ।
ये बुक का ही चीज वही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन इट इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इंग्लैंड क्या कर रहा था, स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया था, वो अपना रूल करेगा अब स्कॉटलैंड पे। स्कॉटलैंड अब किसका पार्ट था, इंग्लैंड का। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ यूनियन, उसके कारण। ठीक है, उसी तरह से आगे दिया है इसमें, द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय इंग्लिश। पार्लियामेंट जो था, जो इंग्लिश, यहाँ जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, इस इंग्लिश पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा कौन था, मेंबर्स कौन था, इंग्लिश था, डोमिनेटेड बाय इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब देखिए यहाँ इंग्लिश है, यहाँ इंग्लिश कहने का मतलब वेल्स भी था, स्कॉट्स भी था, आयरिश भी था, लेकिन इन लोग को नहीं दिया गया। दिया गया किसको, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेटेड करता था, ज़्यादातर लोग था उसमें इंग्लिश। एंड द पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज ऑफ द स्कॉट्स वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। बोल रहा पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी जो था स्कॉटलैंड का, स्कॉट्स का, उसको धीरे धीरे दबाया गया, वहाँ पे इंग्लिश का प्रभाव को बढ़ाया गया। द कैथोलिक्स इन स्कॉटलैंड वेयर ब्रूटली सप्रेस्ड whenever they wanted to regain their independence। कैथोलिक्स जो था स्कॉटलैंड में, उसको बार बार वो जब भी अपना इंडिपेंडेंस का बात करता था, आज़ादी का बात करता था, उसको बहुत बुरी तरीके से उसका विद्रोह को दबा दिया जाता था। अब आते हैं बात आगे, आयरलैंड वाज इनहेबिटेड बाय द प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स। ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या है, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक कहा गया है रिलीजियस ग्रुप को। मतलब आयरलैंड में दो तरह के ग्रुप थे, रिलीजियस ग्रुप, धार्मिक गुट दो तरह का था, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स आयरलैंड में। द इंग्लिश किसको सपोर्ट करता था, जो इंग्लैंड का था, ब्रिटेन किसको सपोर्ट करता था, ब्रिटिश सपोर्ट करता था प्रोटेस्टेंट्स को, कैथोलिक्स को वो सपोर्ट नहीं करता था। द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स एंड एस्टेब्लिश्ड देयर रूल विथ देयर हेल्प एंड सपोर्ट्स। और उसी के साथ में वो रूल करना शुरू कर दिया। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया और उसी की मदद से वहाँ पे रूल करना शुरू किया। कैथोलिक्स को सपोर्ट नहीं करता था वो। कैथोलिक्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन आयरलैंड। कैथोलिक्स का संख्या हालांकि ज़्यादा था, कैथोलिक्स का संख्या हालांकि आयरलैंड में ज़्यादा था, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टेंट्स उस पर रूल किया। रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ऑन न्यूमरस ओकेजन बट वेयर सप्रेस्ड। बराबर कैथोलिक जो था बहुत बार कोशिश किया, रिवॉल्ट किया अपने आज़ादी के, लेकिन हर बार उसको सप्रेस किया, उसको दबा दिया, उसके रिवॉल्ट को। इनफोर्सिबली बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटेनिया आयरलैंड फोर्सबली आयरलैंड को जबरदस्ती ब्रिटेन का पार्ट बना लिया गया 1801 में। द इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज ही बोला जाएगा। बोथ स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड वेयर सबऑर्डिनेट टू इंग्लैंड। अब जो था आयरलैंड और स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही सबऑर्डिनेट था, मतलब उसका ही एक पार्ट था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूटा था, हम यहाँ पे ध्यान रखे हुए थे, इसमें एक चीज़ बता देते हैं। वोल्फटोन जो है यूनाइटेड आयरिशमैन का लीड कर रहा था। यूनाइटेड आयरिशमैन को ये जो वोल्फटोन है, इसको लीड कौन कर रहा था, यूनाइटेड आयरिशमैन को लीड कर रहा था वोल्फटोन, लेकिन इसको दबा दिया गया। ये इंग्लिश के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा इसको दबा दिया गया। यहाँ ध्यान रखिएगा, वोल्फटोन जो था वो लीड कर रहा था यूनाइटेड आयरिशमैन को। एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, आयरिशमैन को कौन लीड कर रहा था, तो इसको होगा वोल्फटोन, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे इसमें दिया है द आइडिया ऑफ ए नेशन वाज एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म्स बाय आर्टिस्ट एंड पेंटर्स। नेशन का आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए आर्टिस्ट और पेंटर्स बहुत तरह से करता था, जिसमें से सबसे कॉमन क्या था, नेशन का आइडिया को, द आइडिया ऑफ नेशन के एक आइडिया को फॉलो करने के लिए, नेशन एक देश का आइडिया दिखाने के लिए एक देश होना चाहिए, ऐसा आइडिया बताने के लिए आर्टिस्ट और पेंटर्स बहुत सारा यूज करते थे। उसमें से एक था मोस्ट ऑफ द नेशंस वेयर पोर्ट्रेटेड फीमेल फिगर्स। मोस्ट ऑफ द नेशंस वेयर, बहुत सारे देश को फीमेल फिगर में पोर्ट्रेट करना शुरू किया गया। जैसे कि द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ नेशन। मतलब ये क्या बन गया, एलिगरी का मतलब हिंदी में होता है रूपक, एक चिन्ह बन गया, एक पहचान बन गया, उस देश का एक पहचान बन गया। द फीमेल फिगर, जो एक फीमेल फिगर बनाया गया, जैसे इंडिया में कहते हैं भारत माता, जब भारत का मैप बनाता है तो उसमें दिखाता है ना, एक शेर है, शेर के साथ भारत माता है, झंडा पकड़े हुए है, तो वो क्या हो गया, एलिगरी हो गया, मतलब वो चिन्हित है, वो एक चिन्ह है, एक सिंबल है, उस दर्शा रहा है कि कैसा है इंडिया। इंडिया का फिगर का मतलब एक लेडीज,
लेडीज, जिसमें कि इंडिया का मैप है, उसमें वो झंडा पकड़ी हुई है, नीचे में शेर है, भारत माता जिसको हम लोग कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे दिखाया है कि मैरियान मारियान को कहा, फ्रांस में जो लेडीज थी उसको कहा जाता था मरियन, जैसे हम लोग भारत में क्या बोलते हैं भारत माता, तो वैसे फ्रांस में जो लेडीज का फिगर बनाया गया, ये कॉमन लेडी थी, ऐसा नहीं कोई स्पेशल लेडी थी, ये कॉमन लेडी का नाम है मारियान। किसी भी कॉमन लेडी का एक नाम ले लिया गया मारियान, उसका फिगर बना के दे दिया गया। उसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया, उसी तरह जर्मनी में क्या जाता, क्या क्या कहा जाता था उसको, जर्मनी में जर्मेनिया बिकम एलोगरीज ऑफ अ नेशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद इसमें अलावा एक चीज और था, यहाँ पे देखिएगा, जब यूनाइटेड किंगडम 1801 में आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों को अपने अंडर में मिला लिया था, डोमिनेट कर रहा था उस पर, तो उसके बाद वो अपना एक नया सिंबल बनाया, सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, ब्रिटिश फ्लैग, जिसको कि यूनियन जैक अब कहते हैं। अब हम कहेंगे नेशनल सिंबल क्या है, मतलब भारत ब्रिटिश का फ्लैग कैसा है, तो हम लोग उसको कहेंगे यूनियन जैक, यूनियन जैक। ब्रिटिश का फ्लैग कैसा था कि ब्रिटिश का, जैसे हम लोग कहते हैं भारत का फ्लैग को तिरंगा, तो वहाँ का फ्लैग को कहा जाता है यूनियन जैक। और नेशनल एंथम क्या है वहाँ का, गॉड सेव आवर नोबल किंग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये वहाँ का नेशनल एंथम है। और इंग्लिश लैंग्वेज जो है वहाँ का नेशनल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, ये इसके साथ हो जाता है यूनिट 4.3 खत्म। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिएगा। ठीक है।